हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स 24/7। और मैं प्रियंका शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर सेट को लगाने वाले हैं, जिसमें हम 2021 का पेपर सेट लगाएंगे, जिसमें 150 प्रश्न हैं और हम इसे 3 सीरीज़ में डिवाइड करते हुए एक सीरीज़ में 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो ये सीरीज़ पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम 50 प्रश्न करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी आगामी परीक्षा है यूपी पीसीएस, इसके लिहाज से बेहद ही इम्पॉर्टेंट और मुख्य हो जाता है आपका सेट लगाना। तो इसमें मेरी एक बहुत छोटी सी भूमिका है कि मैं आपकी यहाँ पर मदद कर सकूँ कि आप प्रीवियस ईयर सेट को लगा सकें। तो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए, देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें ए और आर बताना है। ए अभिकथन है और दूसरा आर रीज़न है। तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, और आर दिया गया है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो फ्रेंड्स, ये आपके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, और ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत, ए गलत और आर सही। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फ्रेंड्स सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और ये केंद्रीय शासन विकास व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति और सैनिक शक्ति पर निर्भर करता था। इस तरीके से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। तो ये आपका ज्योग्राफी से रिलेट करता हुआ प्रश्न आया है कि कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन है ग्रेनाडा, मडीरा, मोंटसेराट और एंगुएला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा मडीरा। तो ये आपको मैप में जाकर चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि कैरिबियन सी में एकमात्र मडीरा ही ऐसा है जो कैरिबियन सागर में नहीं लगता। ग्रेनाडा, मोंटेसेराट, एंगुएला ये तीनों लगते हैं, लेकिन जो मडीरा है वो आपका कुछ स्पेन की तरफ चला जाता है, तो ये कैरिबियन सागर में नहीं आता। तो ये आपको ज्योग्राफी वाले मैप में जाकर के चेकआउट करना पड़ेगा। अभी मत कीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। तो अभी प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन कार्यालय जारी करता है। तो इसका पॉज करके ऑप्शन जवाब देने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन आएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है फ्रेंड्स बी सही हो जाएगा, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े संस्थापन कार्य जारी करता है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। कि आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका फ्रेंड्स ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन रहेंगे आपके मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना। तो पॉज करके इसका जवाब देने की कोशिश करें, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ए आंसर सही हो जाएगा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में टैबलेट दिया गया था विद्यार्थियों को। प्रश्न संख्या 106 पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा एक कोको का एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो इनमें से आपको एक देश ऐसा बताना जो कोको का उत्पादन नहीं करता। तो इसमें लातविया, कैमरून, आइवरी कोस्ट, घाना आपके ऑप्शंस है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। लातविया एक ऐसा देश है जो कोको का उत्पादन नहीं करता, पर ये कहाँ सिचुएटेड है आप ये मुझे कॉमेंट बॉक्स में अभी लिख भेजें। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है, यानी कि आकस्मिक निधि से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये आपका राज्य व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न पॉज करके इसको आंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आर्टिकल 267 आपका भारतीय संविधान का आकस्मिकता निधि से संबंधित आर्टिकल है।
प्रश्न संख्या 8 देखेंगे फ्रेंड्स, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? तो आपके ऑप्शन है यंग पीपल एंड स्किल्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यंग पीपल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या डी ऑप्शन है राइमेजनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। तो आपके ऑप्शंस, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी ठीक हो जाएगा, रीमेजनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक, जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये 2021 के विषय की थीम था विश्व युवा कौशल दिवस के लिए। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे फ्रेंड्स कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? ऑप्शन रहेंगे आपके भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि IIT बॉम्बे जो था वो कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय नाइट्रोजन जनरेटर ऑक्सीजन जनरेट बदलने का प्रदर्शन IIT बॉम्बे ने किया था। फ्रेंड्स आपकी प्रश्न संख्या 10 है। 10 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 10 कहता है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो मानसून की वापसी है, चक्रवाती आपदाब है, या पश्चिमी विक्षोभ है, या दक्षिण पश्चिमी मानसून है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए ये पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी है। ये आपका यूपी के लिहाज से बेहद, यूपी की आप स्टेट PCS जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो इस लिहाज से आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के सेट को रेगुलर लगाते रहें और उसका रिवीजन भी मल्टीपल लेते रहें। तो इसमें मेरी छोटी सी भूमिका यही रहेगी कि मैं आपका इसको लेकर के मल्टीपल रिवीजन कराती रहूँ। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरीके की वीडियो रोज़ लेकर के आ रही हूँ जिसमें मैं आपके 50 प्रश्नों को हल कराने में मदद करती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। और प्रश्न संख्या 11 को देखिए, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। ऑप्शन रहेंगे आपके तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ऑप्शन सी है ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन डी है आपका खनन से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण जो आपका है ताप विद्युत संयंत्र से होता है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्ति के लिए आरंभ की गई थी? ऑप्शन है आपका बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, या मजदूरों के लिए। यह आपका पिछले साल के 2021 का जो करंट अफेयर्स है उसे लेकर करते हुए एक प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, मजदूरों के लिए। ऑप्शन प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन 3 अन्य की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो ऑप्शन रहेंगे आपका रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, और ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, या प्रेरित भूमि, या समशीतोष्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी, ताज़ा बर्फ की ढकी भूमि, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका फ्रेंड्स ठीक हो जाएगा। ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करती है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ओके, फिर प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। 14 प्रश्न कहता है कि किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं अहमदाबाद, बॉम्बे, रोहतक, कानपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका फ्रेंड्स ठीक हो जाएगा कि डी है कि कानपुर में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया था। तो कानपुर, ये इस तरीके से ध्यान रखने योग्य प्रश्न है फ्रेंड्स, ये वापस से रिपीट भी हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा निम्न में से किस देश से है? तो ये चेक गणराज्य से, सर्बिया से, क्रोएशिया से है, या स्पेन से है? तो ये आपके चेक गणराज्य से है। तो प्रश्न संख्या 16 में कहता है कि व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, भीमराव अंबेडकर जी का, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, या डॉक्टर S राधाकृष्णन जी का। तो यहाँ पर ऑप्शन आप पॉज करके राइट आंसर को टिक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर डी आपका ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर श्री राधाकृष्णन जी ने कहा था कि मूल अधिकारों के विषय में कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता। व्यक्ति ने मूल अधिकारों को
हमारे लोगों के एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे फ्रेंड्स, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन रहेंगे आपके पेलाग्रास, स्कर्वी, बेरीबेरी, चाइलोसिस। तो पॉज करके इस ऑप्शन का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चाइलोसिस जो है राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग है, चाइलोसिस। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको आता होगा क्योंकि हिस्ट्री से रिलेट करता हुआ और प्लस आपका करंट अफेयर में भी था। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मंडी हमारे यूपी में है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल मंडल था वो यूपी में है। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, जो मच्छर द्वारा नहीं होता? तो वो डेंगू ज्वर है, निद्रा रोग है, मलेरिया या फाइलेरियासिस है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो फ्रेंड्स सी ठीक हो जाएगा। निद्रा रोग जो है वो मच्छर वाहित नहीं होता। ये डेंगू ज्वर, मलेरिया, फाइलेरियासिस जो सब कुछ होता है ये मच्छर की वजह से होता है, लेकिन जो निद्रा रोग है वो मच्छर की वजह से यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं होता। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? सन 2011 की जो सेंसस हुए थे तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि किस स्टेट का जो राज्य वो जनसंख्या है वो कम थी। तो ऑप्शन आपके हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल या मिजोरम। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर 2011 की सेंसस के दरमियान जनसंख्या बेहद कम थी। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे फ्रेंड्स कि बाटुलिज्म जो है वो भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण है या भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है, जल जनित संक्रमण है या जल जनित विषैलापन है? ऑप्शन बी ये भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा कि जो बाटुलिज्म है वो भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। इस तरीके के प्रश्नों को करने से फ्रेंड्स आपको आगामी परीक्षा के लिए बेहद आसानी होगी, बेहद आपको जानकारी होगी। इस तरीके के प्रश्नों को अभी से आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगामी परीक्षा के लिए, जो आपकी 24 मई को होनी है। 24 मई के लिए जो डेट डिक्लेयर हुई है तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप डेली बेस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट को लगातार देते हैं तो। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि 66वां संशोधन था या 62वां संशोधन था, 61वां संशोधन था या 63वां संशोधन था? तो फ्रेंड्स आपका जो ये संशोधन था वो बी यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 61वां संशोधन था जिन्होंने 21 वर्ष से घटा करके आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे फ्रेंड्स कि रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन रहेंगे आपके रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है और ऑप्शन सेकंड है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ऑप्शन है आपका केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा, केवल एक। जो रेडियोधर्मिता वो एक नाभिकीय गुण है लेकिन नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये सही नहीं है। तो हमें यहाँ पे सही उत्तर का चयन बताना है। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है तो ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ए जो है ठीक हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे कि एनटीपीसी जो है सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपका यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो ऑप्शन है आपका केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई जो है वो एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, लेकिन ये छत्तीस राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है तो ये नहीं है। लेकिन ये कहाँ पर स्थित है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे फ्रेंड्स कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का जो कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, धूलकण है, हीलियम है या जल वाष्प है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स कि धूलकण जो है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, धूलकण। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे निम्न में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? ऑप्शन रहेंगे पुंछी आयोग, राजमन्ना समिति, कोठारी आयोग या सरकारी आयोग।
जो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, तो वो किस कमेटी के तहत की गई थी? आई होप इसका आंसर आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सरकारी आयोग के तहत ही अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है हमें उसे ही बताना है, यानी कि बाकी 3 सही सुमेलित हैं। तो प्रश्न संख्या इसमें ऑप्शन रहेंगे आपके, विटामिन ए जो है संतरा से संबंधित है, या विटामिन सी नींबू से संबंधित है, या विटामिन डी काट मछली का तेल है, या विटामिन B6 धान का चोकर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। विटामिन ए संतरा में नहीं पाया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं संतरा बहुत खट्टा होता है, तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ए नहीं पाया जाता। बहुत ही इजी है आपका प्रश्न था फ्रेंड्स, इसलिए आपने इजीली लगा लिया होगा आई होप। तो यहाँ पर सी नींबू पता है, विटामिन डी से मछली का तेल है, और विटामिन B6 धान का चोकर में पाया जाता है, विटामिन 6। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे फ्रेंड्स कि स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? जो पीस है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो ये स्टैचू ऑफ पीस जो है आपका 28 का बी यहाँ पर ऑप्शन राजस्थान ठीक हो जाता है। स्टैचू ऑफ पीस भारत में राजस्थान में स्थित है। जिस प्रकार स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इस प्रकार स्टैचू ऑफ पीस किसे कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है? तो ऑप्शन ए प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप से, ऑप्शन बी लोक संगीत के विकास से, ऑप्शन सी लोकसभा के दृश्य श्रव्य प्रसारण से, ऑप्शन डी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स, कि डी जो है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे फ्रेंड्स, इको मार्क जो प्रतीक है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यातित सामग्री से, या आयातित सामग्री से। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी फ्रेंड्स आपका ठीक हो जाएगा कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से इको मार्क संबंधित है, ये उसका संबल है। प्रश्न संख्या 31 है फ्रेंड्स कि जो भारतीय संविधान के बारे में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है, और आपके ऑप्शन है आम चुनावों में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन एवं इसके आदर्शों का सम्मान। ये तो बेहद ही ईजी फ्रेंड्स, बेहद ईजी ही है। तो इसका जवाब आप ही देंगे फ्रेंड्स। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे अभी लिख दीजिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आम चुनावों में मतदान जो है वो मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है, बाकी बी और सी डी जो है आपका मौलिक कर्तव्य सही है। तो इस तरीके से 31 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका फ्रेंड ठीक हो गया। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे कि नोबेल शांति पुरस्कार जो 2020 में किस संस्था को प्रदान किया गया था? ऑप्शन है आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या विश्व बैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ए परफेक्ट, विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के दरमियान दिया गया था। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे जिसमें हमें सही सुमेलित नहीं है को बताना है, सही सुमेलित नहीं है को बताना है। एक और हमारे यहाँ पे शासक है, दूसरी तरफ यहाँ पर राज्य दिया गया है। जो राणा हमीर है वो क्या मेवाड़ से संबंधित है? राणा चुंडा मारवाड़ से संबंधित है? मालिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित है? मालिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा से संबंधित है? तो ऑप्शंस आप मुझे पॉज करके आंसर देंगे। आई होप आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। राणा हमीर मेवाड़ से संबंधित है, राणा चुंडा भी मारवाड़ से संबंधित है, मालिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित है, लेकिन मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे फ्रेंड कि द क्लॉज इज टिकिंग नामक निम्न में से किस दिवस की थीम है? द क्लॉज इज टिकिंग जो है वो किस दिवस की थीम है? तो ऑप्शन है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021, या विश्व टीबी दिवस 2021, या विश्व मलेरिया दिवस 2021। द क्लॉज इज टिकिंग जो प्रश्न है आपका वो किससे संबंधित है? तो ये विश्व टीबी दिवस 2021 से संबंधित है। द क्लॉक इज टिकिंग। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे फ्रेंड्स, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो मतलब किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये आता है? तो ये हमें बताना। ऑप्शन ए
है 101, 102, 103, 104। तो पॉज करके इसका आंसर जवाब देंगे। प्रश्न संख्या का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 101वां संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी के नियमों का कार्यान्वयन आवश्यक प्रावधान करता है। प्रश्न संख्या 36 पर चलते हैं फ्रेंड्स। 27 और 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्न में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है आपका यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका फ्रेंड ठीक हो जाएगा। अमेरिका के साथ इन्होंने इस तरीके की 2 दिवसीय यात्रा की थी। प्रश्न संख्या 37 पर चलते हैं। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित करना है। इसमें आपके ऑप्शन हैं साझा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, दांडी मार्च। तो आई होप इसका आंसर आप जानते हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करें, मुझे कमेंट बॉक्स में अभी इसको आंसर को कमेंट करें। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। पहले नंबर पर साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में, इसका सन है। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है, ये भी 1927 के आसपास ही है, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा। और फिर इसके बाद सारदा अधिनियम आता है और फिर सबसे लास्ट में आता है दांडी मार्च। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 का ए आंसर यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे फ्रेंड्स कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? रक्त में ऐसा कौन सी उपस्थिति होती है जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन है आपके हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन, लेड या नाइट्रेट। ये आपका बायो से रिलेट करता हुआ प्रश्न है, तो डी आपका ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है रक्त में। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, और आर कहता है कि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसी अभावों के कारण होता है। ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, और ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत, ए गलत है और आर सही। तो ऑप्शन के जवाब देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ए और दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, और यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? लाइकेन है, मास है, शैवाल है या फफ बॉल्स है? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन वायु प्रदूषण का यहाँ पर सूचक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये वापस से आने के चांसेस बनते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे फ्रेंड्स। राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है आपका गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। मतलब इन राज्यों का गठन किस क्रम से हुआ है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप पॉज करके वीडियो को जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले हरियाणा बनता है, नंबर 1 पे हरियाणा बनता है, और नंबर 2 पर तेलंगाना बनता है, नंबर 2 पर गोवा बनता है, और नंबर 3 पर झारखंड बनता है, और नंबर 4 पर यहाँ पर तेलंगाना बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, कि पहले हरियाणा है, फिर उसके बाद गोवा है, फिर उसके बाद झारखंड है, और फिर उसके बाद तेलंगाना है। तो 4 1 3 2 करके आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताना है जिसने धरसन्ना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रांसिस लुई, मार्क टूली, फिलिप स्प्रेट या वेब मिलर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वेब मिलर है, जिन्होंने उस विदेशी ये वो विदेशी हैं जिन्होंने धरसन्ना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था, वेल्स मिलर। ऑप्शन 43 देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। विश्व ओजोन दिवस फ्रेंड्स 16 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे फ्रेंड्स। 44 है। जनदर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है आपका नगरीकरण जनदर को कम करने में सहायक करता है, और ऑप्शन 2 है आपका ऊंची साक्षरता दर का निम्न जनदर में सीधा संबंध है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों।
नगरीकरण जनदर को कम करने में सहायक करता है और ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन दर से सीधा संबंध है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 44 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पर भी दो दिए गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन दर को 2.1% हजार जनसंख्या तक कम करना है। और प्रश्न और ऑप्शन है आपका 2, वर्तमान में राज्य में जन प्रजनन दर जो 2.7 प्रति हजार है वर्तमान में इस तरीके से है। तो ऑप्शन आपका केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 नहीं 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस विधेयक का जो उद्देश्य है वो 2026 तक जन दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है और वर्तमान में 2.7 प्रति हजार ये है। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो है सही सुमिलित नहीं है, हमें वही ऑप्शन बताना है। तो एक तरफ प्रावधान दिया गया है, दूसरा उससे स्रोत है, मतलब हमने जो भी संविधान में लिया गया है वो किस स्रोत से लिया गया है, इस तरीके से हमें इस पर ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है, केंद्र की आवश्यक शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। तो आपका जो ऑप्शन है सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो केंद्र की आवश्यक शक्तियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई। मौलिक अधिकार बेशक अमेरिका से लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिए गए हैं, आपातकालीन शक्तियाँ भी जर्मनी से ली गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो केंद्र की आवश्यक शक्तियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई। वो कहाँ से ली गई हैं अवशिष्ट शक्तियाँ? ये आपकी अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं अमेरिका से। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे फ्रेंड्स, और ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे फ्रेंड्स कि केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है या कहाँ से ली गई है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं ली गई है, कहाँ से ली गई है, या मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे फ्रेंड्स की सूची, इसमें हमें मैच द फॉलोइंग लगाना है। एक और खनिज अन्वेषण अभिकरण है, दूसरा यहाँ पर मुख्यालय है। तो किस तरीके से है? तो अभिकरण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम या राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये किससे रिलेटेड करते हुए इसे कहा आपको ऑप्शन जवाब देना है। तो यहाँ पर जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग है फ्रेंड्स, ये नई दिल्ली से संबंधित है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और जो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड है इसका मुख्यालय नागपुर में है, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन सी आपका यहाँ पर फ्रेंड्स सही हो जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जो ए है आप इसे 4 से मिलाइएगा, और जो बी है उसे आप 3rd से मिलाइएगा, और जो सी है उसे आप 2 से मिलाइएगा, और जो 1D है उसको आप 1 से मिलाइएगा। तो यहाँ पे आपका 47 का सी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे फ्रेंड, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपका यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। ऑप्शन 2 है ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन ए सही 1 है, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स कि यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। सन 2021 G7 का ये अध्यक्ष था ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 49 देखेंगे फ्रेंड्स, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। ऑप्शन है आपका नियंत्रक और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, भारत की संचित निधि की, भारत के लोक लेखा की, या भारत की आकस्मिक निधि की। तो यहाँ पर आपका 49 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है कैग के द्वारा, जिसे इंग्लिश में कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल कहा जाता है। उनके परीक्षक के प्रतिवेदन की ये समीक्षा करती है भारत की लोक लेखा समिति। प्रश्न संख्या और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन है आपका प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है, तो यहाँ पर द्वितीय अवस्था आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ हमारा वीडियो को एंड करते हैं। तो
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर सेट को सॉल्व किया है, जिसमें हमने 50 प्रश्नों को शामिल किया था जिसे हमने हल किया है। आगे भी मैं इसी वीडियो को जारी रखूँगी जिसमें मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी, जिसमें मैं 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हल करूँगी। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।